कमरे में उदास बैठे हुए आराध्या अपने बीते दिनों के बारे में सोच रही थी। वह अपने बाबा रमाकांत जी के यहाँ लखनऊ में अपने छोटे से घर में खुशी से रह रही थी। रमाकांत जी एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। आराध्या की माँ नहीं थी। जब वह 11 साल की थी तभी बीमारी की वजह से उसकी माँ का निधन हो गया था। तब से आज तक रमाकांत जी ने ही आराध्या को माता पिता दोनों का प्यार दिया। उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दिया। हालांकि आराध्या भी काफ़ी समझदार बच्ची थी। उसे जो मिल जाता उसी में खुश रहती और बच्चों की तरह कभी किसी चीज़ की फरमाइश नहीं करती। पढ़ाई में काफ़ी तेज थी। 12वीं में पूरे ज़िले में टॉप की थी। उतनी ही वह सुंदर और गुणी थी। उम्र के साथ साथ उसकी सुंदरता और बढ़ती गई। जो भी उसे एक बार देखता बस देखता ही रह जाता। रंग इतना गोरा मानो दूध में सिंदूर घोल दिया गया हो। दुबला पतला छरहरी काया, कमर तक लंबे सुनहरे बाल, आवाज़ मानो कोयल कू कर रही हो। घर के कामों में भी निपुण थी। अभी आराध्या के ग्रेजुएशन का दूसरा साल चल रहा था। सुबह उठकर घर के सारे काम खत्म करके वह कॉलेज चली जाती। वहां से लौटकर शाम में वह कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। वैसे तो उसके बाबा इसके लिए मना करते थे, लेकिन फिर भी वह सोचती खाली बैठने से तो अच्छा है कि कुछ काम कर लिया जाए। उसके तर्कों के आगे उसके बाबा भी हार मान जाते थे और हंसकर कह देते थे, तुम तो मेरी रानी बिटिया है, जो तेरा मन आए तू कर। एक दिन आराध्या को उसके बाबा बहुत खुश नजर आए। आराध्या, क्या बात है बाबा, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। रमाकांत जी, अरे आ गई बेटा, बैठ, तुझे कुछ बताना है। आराध्या उनके पास बैठ गई। बोलो बाबा, क्या बात है। रमाकांत जी, बेटा मेरे स्कूल में वर्मा सर हैं, तुम उनसे मिली हो ना। आराध्या, हाँ बाबा रमाकांत जी, उन्होंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। एक ही बेटा है, सरकारी नौकरी करता है। आराध्या, पर बाबा अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। रमाकांत जी, बेटा उनको तुम्हारी पढ़ाई से कोई एतराज नहीं है। आराध्या, बाबा। रमाकांत जी, बेटा मेरा तबीयत भी अब ठीक नहीं रहता है। अपनी जीते जी ही मैं तुझे दुल्हन बनते देखना चाहता हूँ। मैंने पता किया है, लड़का अच्छा है, फिर रिश्ता सामने से चलकर आया है बेटा। और सबसे बड़ी बात, बेटा उन लोगों को दहेज भी नहीं चाहिए। बेटा तू तो जानती है ना, मेरे पास दहेज देने के लिए कुछ भी नहीं है। आराध्या, बाबा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं दहेज लेने वालों से शादी भी नहीं करने वाली। रमाकांत जी की आंखों में पानी भर आया। यह देख आराध्या उनके आंसू पोंछे और बोली, ठीक है बाबा, मैं तैयार हूँ। रमाकांत जी उसे अपने गले से लगाते हुए प्यार से उसके सर को सहला दिए। मेरी नानी बिटिया, हमेशा खुश रहो। आराध्या शर्माकर अपने कमरे में चली गई। हर लड़की की तरह शादी को लेकर उसके भी कुछ सपने थे। बचपन में माँ उससे कहा करती थी, एक दिन घोड़े पर सवार होकर उसका राजकुमार आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। वो आंखें बंद करके उस पल को सोचने लगी जब उसका राजकुमार उसे लेने आएगा। वो उठकर अपने अलमारी से एक डायरी निकाली। उस डायरी के कवर पेज पर राधा कृष्ण जी की सुंदर सी तस्वीर थी। वैसे तो उसे डायरी लिखने का कोई शौक नहीं था, पर जब उसने वह तस्वीर देखी तो खरीदने से खुद को रोक नहीं पाई थी। उसने डायरी खोला और उसके पहले पेज पर सुंदर अक्षरों में लिखा था, मेरी शादी। उसने तय किया कि अपनी शादी के रिलेटेड यादगार पलों को वह इसमें लिखेगी। रमाकांत जी शादी की तैयारी शुरू कर दिए। उनके घर में कोई औरत नहीं थी, तो उन्होंने अपने गांव से अपनी एक दूर की बहन को बुलवा लिया। आज शादी का दिन था। रमाकांत जी ने मुंबई में रहने वाले अपने दोस्त धीरेन्द्र प्रताप सिंह को भी सपरिवार बुलाया था। धीरेन्द्र और उमाकांत जी बचपन के मित्र थे। बड़े होने पर धीरेन्द्र जी मुंबई जाकर अपना बिजनेस शुरू किए और फिर वहीं बस गए। रमाकांत जी यहीं लखनऊ में ही
रह गए। धीरेन्द्र जी की पत्नी मीरा जी सुलझी विचारों वाली औरत थी। उनके 2 बेटे थे, कार्तिक और युग। वे लोग भी आ जाने वाले थे। आराध्या बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। अपनी माँ के बाद उसे मीरा जी से ही तो माँ का प्यार मिला था। वे लोग हर साल कुछ समय के लिए लखनऊ आते थे छुट्टियाँ बिताने के लिए। हर बार उनके साथ युग आता था। हम उम्र होने के कारण आराध्या और युग में खूब पढ़ता था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दूर रहकर भी उनकी दोस्ती मजबूत थी। आराध्या कार्तिक से कभी नहीं मिली थी, क्योंकि वह ना के बराबर ही लखनऊ आया था। आराध्या दुल्हन बनकर तैयार थी। युग बार बार आकर उसे चिढ़ाकर चला जाता। रमाकांत जी तो अपनी बेटी को दुल्हन बना देख काफ़ी खुश थे। मीरा जी और धीरेन्द्र जी भी आराध्या की बलैया ले रहे थे। बाहर मेहमान सब आ चुके थे। सब बारात के इंतजार में थे। तभी रमाकांत जी को लड़के वालों का फ़ोन आया। फ़ोन पर कुछ देर बात हुई, फिर रमाकांत जी की तबीयत बिगड़ गई। उनके सीने में दर्द होने लगा। आराध्या ने जब अपने बाबा को इस हालत में देखा तो वह भी रोने लगी। मीरा जी उसको चुप करा रही थी। फिर वो बाहर चली गई। कुछ देर बाद मीरा जी और धीरेन्द्र जी ने रमाकांत जी से कुछ बात की। फिर उससे उसकी मर्जी पूछी। बाबा के हालत को देखकर उसने भी चुपचाप सर झुका लिया। फिर उसके मांग में कार्तिक के नाम की सिंदूर लग गई। ना कोई उत्साह, ना कोई उमंग। बाबा की भी तबीयत संभल न सकी और वे उसे छोड़कर माँ के पास चले गए। आराध्या भी रोते बिलखते मीरा जी के साथ मुंबई आ गई। धीरेन्द्र जी उसे संभाल रहे थे। मीरा जी ने तो उसे 1 मिनट के लिए भी अपनी नज़रों से दूर नहीं किया और युग उसने तो पूरे समय एक सच्चे दोस्त का फर्ज निभाया, उसका साया बनकर। पर कार्तिक जिससे उसकी शादी हुई थी, उसने तो अभी तक एक नज़र भी उसे देखा नहीं था। पूरे समय लगा मानो वह उन लोगों के बीच में हो ही ना। और अभी नीचे उन्होंने क्या कहा कि वो शादी को मानते ही नहीं। मैं उनके सामने ही ना आऊं क्यों बाबा, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी क्या गलती है? मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे हल्दी भी लगी, मेरे हाथों में मेहंदी भी सजी, मेरी मांग भी भरी गई, गले में मंगलसूत्र भी पहनाया गया, फिर भी मेरी शादी अधूरी रह गई। क्यों बाबा क्यों? और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। दरवाजे पर खड़ी मीरा जी भी यह सब सुनकर रोने लगी। वो दौड़कर धीरेन्द्र जी के पास गई और उनको सारी बातें बताया और रोने लगी। कहीं हम लोग ने आराध्या की शादी कार्तिक से करवा कर कोई गलती तो नहीं कर दिया? नहीं मीरा जी, हमने कहीं कोई गलती नहीं की। कार्तिक गलती कर रहा है आराध्या का साथ न देकर। हम लोग आराध्या को जानते हैं, उससे अच्छी लड़की कार्तिक को कहीं नहीं मिल सकती। आप अपने आप को संभालिए और आराध्या के पास जाइए। उसे अभी आपकी ज़रूरत है, अपने माँ की। धीरेन्द्र जी ने उन्हें समझाया। युग, हाँ मॉम डैड सही बोल रहे हैं और आप चिंता मत करिए, भाई आराध्या को जरूर अपनाएंगे। आराध्या कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अभी तो उसे आपकी ज़रूरत है। भाई से हम लोग कल बात कर लेंगे। सब जानते थे कि युग आराध्या को कितना मानता था।